हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो ये क्लास ना देखें, क्योंकि क्वेश्चन फिर लग नहीं पाएंगे। आप लोग पहले क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में से जाकर सारी थ्योरी क्लासेस देख लेंगे। काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कराई गई हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया। पहले आप लोग थ्योरी क्लासेस देख लीजिए, उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेरी या नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 और कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं, अंतःक्रिया, ठीक है। इसलिए इनका ये टैग वर्ड बन जाता है, पासवर्ड भी बोल सकती हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। एक तरीके का इनका पासवर्ड हो जाता है। जहाँ जहाँ आपको सामाजिक दिखे, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। सब में आपका क्या दिखेगा, सामाजिक दिखेगा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की और क्या कहते हैं, इन्होंने कौन कौन से शब्द दिए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ZPD दिया है इन्होंने, क्या क्या दिया है इन्होंने, ZPD दिया है, और इसके फोल्डिंग दिया है, और इन्होंने MKO दिया है, ठीक है। ये शब्द मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। बाकी लेव वाइगोत्स्की ने किसको महत्व माना है, इन्होंने भाषा को महत्व माना है, विचार को बाद में माना है, ठीक है। तो इनका जो सिद्धांत है आनुवांशिकता के विकास का प्रभाव का नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों में योगदान, ये ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। देखो, कहा क्यों जाता है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर बेटा सामाजिक कारक में देखो कौन कौन आता है। सामाजिक कारक में जैसे कि परिवार आ गया, विद्यालय आ गया, जिस समाज में वो रह रहा है वो समाज आ गया, उसके मित्र आ गया, जो परिवेश है आसपास का वो आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। संस्कृति जो होती है बेटा, और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति क्या निभाती है, भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस सिद्धांत को बेटा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की ये प्रक्रिया किस पर उदाहरण देती है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, केवल लड़कियों के बारे में बात की जाए या केवल लड़कों के बारे में बात की जाए, या केवल लड़की की तारीफ़ की जाए या केवल लड़कों की तारीफ़ की जाए, या केवल लड़कियों की बुराई की जाए या केवल लड़कों की बुराई की जाए, या ये कहा जाए कि लड़के मैथ ले सकते हैं, प्लेन उड़ा सकते हैं, लड़कियां घर का काम करेंगी। जब भी इस टाइप की कोई भी बात की जाए जिसमें लड़के और लड़कियों के बीच में पक्षपात दिखता हो, तो समझ जाना वो क्वेश्चन काय से है, जेंडर से है। किससे है बेटा, जेंडर से है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाता है ये हमें दिखाता है जेंडर वाइज दिखाता है कि लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं और लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, यही तो दिखाता है ना। अब ऐसा हुआ क्यों, ये बेटा जो जेंडर है, जेंडर वाइज है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये कोई आनुवांशिकता कोई भी चीज़ नहीं है, ये समाज के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब जो टीचर है यानी कि अध्यापक है, अध्यापक को ऐसा लगता है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और लड़के इस खेल में लड़कियों से अधिक रुचि रखते हैं। इस प्रकार अध्यापक जेंडर पक्षपात कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियाँ भी क्रिकेट खेलती हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बालक को सेंटर में मानना। सेंटर में किसको मानना, चाइल्ड को मानना। किसको, चाइल्ड को सेंटर में मानना, यानी कि बच्चे की रुचि के अनुसार ही शिक्षक दिया जाएगा। यानी कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका का जो ज्ञान होता है, अध्यापिका ज्ञान की सक्रिय संरचना, यानी कि बच्चा इसमें सक्रिय रूप से होकर, यानी कि खुद करके सीखे, कुछ ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, सक्रिय रहे। तो बालक की रुचियाँ हो गई, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसमें अध्यापिका बच्चों के ज्ञानपूर्ण संरचना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या करती है बेटा, प्रयास करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर होगा निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाएं नहीं, परीक्षा बार बार नहीं लेना है। कहता है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, बिल्कुल। कहता है किसी भी पाठ्यक्रम के समापन को नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है कि दंड
और कठोर दंड सीटेट मना करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक का प्रारंभिक कारक है। देखो मैंने आपको प्रथम कारक और द्वितीय कारक दोनों आपको स्टार्टिंग में बताए हुए थे, थ्योरी क्लास में भी बताए थे, प्रैक्टिस में भी बताए थे। जब भी प्राथमिक कारक की बात करेगा, जब भी प्राथमिक कारक की बात करेगा बेटा तो हम किसकी बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे। और जब भी द्वितीयक की बात करेगा तब हम विद्यालय लगाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था यदि इसके साथ प्लस में कुछ भी ऐड होगा या इसके साथ प्लस कुछ भी ऐड होगा, ठीक है, परिवार के साथ कुछ भी जोड़ दिया, पास पड़ोस मीडिया, मतलब कुछ भी जोड़ दिया, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि प्राथमिक कारक परिवार है, द्वितीय कारक विद्यालय है। यदि इन दोनों के साथ कुछ भी ऐड होता है तो वो भी प्राथमिक या द्वितीय कारक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है। हमसे पूछा है प्राथमिक कारक, तो पुस्तकें नहीं आएगा, निकटस्थ परिवार नहीं आएगा, अस्पताल नहीं आएगा। देखो परिवार में देखिए मैंने बोला परिवार पे माता पिता आते हैं। ठीक। और कार्यस्थल यानी कि ये माता पिता हमारा प्राथमिक कारक है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुरूप है। ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं यानी जीन पियाजे को अच्छे से क्लियर किया था। जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। ठीक है। देखो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 साल ये आपकी कौन सी अवस्था आ जाती है, संवेदी पेशी अवस्था आ जाती है। ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था। ठीक। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। उसके बाद 7 से 11 ये आ जाती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से ऊपर या 11 से हम 15 की बात करें तो ये हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। तो हमसे पूछा है उसने मूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 साल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आप एक अध्यापक हैं। ठीक है। यदि आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो, ये बिल्कुल बात ठीक है, बच्चे जो होते हैं अपनी अपनी गति से सीखते हैं, अपने अपने तरीके से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं यदि आप एक टीचर हैं तो आप अपनी कक्षा में कैसे आकलन योजना करेंगे। ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है। देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, नहीं, कोई भी चीज़ सभी विद्यार्थियों के लिए समान नहीं हो सकती सिवाय शिक्षा के। बस उस शिक्षा को भी अलग अलग तरीके से बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए भी हमारा समान होने की वजह से कट गया। यहाँ पे देखो केवल, मैंने बताया था कि सी टेट में टैग वर्ड है केवल आ जाए, ऑप्शन को काट दीजिए। ठीक है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सम्मिलित करेंगे। देखो अगर आपको केवल भी नहीं पता है तो केवल वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न थोड़ी ना लेंगे, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत भी क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरीके से भी ऑप्शन गलत है। बच्चों को सीखने के तरीके से संबंधित ही ना हो, अब ये तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है कि कह रहा है जो बच्चों के सीखने के तरीके हैं उससे संबंधित ना हो, ये तो बिल्कुल नेगेटिव ही दे रहा है सेंस। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी एक मानक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसका आकलन मंदबुद्धि बालक के हिसाब से ही करेंगे। यदि कोई सामान्य बालक है तो आप उसका आकलन सामान्य बालक के हिसाब से करेंगे, मानक नहीं बनाएंगे। अगर आप मानक बनाते हैं तो अगर आप सामान्य बालक के हिसाब से एक मानक बना लेते हैं तो जो मंदबुद्धि बालक का आकलन होगा वो फेल हो जाएगा, उसमें बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो कुशाग्र बुद्धि होगा वो भी उसमें फेल हो जाएगा। तो मानक नहीं बनाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे।
अब आप कहोगे कि सर अलग अलग तरीके क्यों? देखो अलग अलग तरीके इसलिए बेटा कि कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके समझने, सोचने, काम करने, खेलने कूदने की गति बहुत अधिक हो, तथा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ये सब चीज़ें गति कैसी हो सकती है, धीमी या कम हो सकती है, अतः उनके आकलन का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। अब क्लियर हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 12 फिर लेव-वाइगोस्की से आपका क्वेश्चन है। लेव-वाइगोस्की के अनुसार कहते हैं कि निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? पाठ मैंने आपको बताया था आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, इसके फोल्डिंग ये भी, और एक ZPD मैंने आपको समझाया था, क्लियर बात अच्छे तरीके से बताया था। ZPD जो होता है और इसके फोल्डिंग दोनों में अंतर समझ लीजिए। ZPD मैं आपको इधर समझा देता हूँ, पहले इसको फोल्डिंग बता देता हूँ, इधर ZPD लिख देता हूँ। देखिए इसके फोल्डिंग और ZPD में क्या अंतर होता है? ZPD की जो सहायता होती है समस्या के बीच में दी जाती है, जबकि इसकी फोल्डिंग में जो सहायता दी जाती है बेटा वो शुरुआत में दी जाती है। ठीक है, कहाँ दी जाती है? शुरुआत में दी जाती है। ZPD के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो स्थायी होती है, जबकि इसके फोल्डिंग के द्वारा कैसी होती है? अस्थायी होती है। ठीक, अब ZPD के द्वारा यानी कि समस्या समाधान के दौरान बच्चे का बीच में शुरुआत यानी कि बच्चे के समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद बीच में उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच का खाली क्षेत्र जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है ZPD कहलाता है, जबकि इसके फोल्डिंग के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो समस्या की शुरुआत में दी जाती है, जैसे कि बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना या साइकिल चलाना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं, दोनों में हेल्प दी जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। देखते हैं समस्या के समाधान हेतु स्थिर पथ दर पथ निर्देश देना, ऑप्शन नंबर ए देखिए 12 का, क्या ठीक है? नहीं, गलत है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, देखो दंडित करना यहाँ से भी आपका गलत हो जाता है, दंडित नहीं करना है बच्चों को। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उसे संकेत और इशारे देना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, यही मैंने बताया, मदद करना है आप लोगों को। तो आज के लिए बेटा यहीं रखते हैं।